हो गया। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले लेक्चर में हमने देखा इन सब के बारे में, पढ़ लिया ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है और कौन रिसीव करता है, फिर कौन डोनेट कर सकता है, इन सब के बारे में हमने जाना। फिर भी एक बात हम यहाँ फिर से बता देते हैं आपको, क्या कि रिसीव हमने यहाँ पर लिखा है। रिसीव का मतलब यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो वो किस व्यक्ति से, किस अगले ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। भाई उसके शरीर में कहीं पर रक्त की कमी हो जाती है तो किससे ब्लड ले सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि निशाना लगा, इधर देखेंगे कि तीर इस तरफ जा रही है, ये समझ लीजिएगा ये रिसीवर है। अब ये ए ग्रुप से ले सकता है, क्या ए लिखा है तो इसका मतलब उस व्यक्ति से ले सकता है जिसका ब्लड ग्रुप ए हो। उसके बाद इधर देख रहे हैं ओ से ये तीर का निशाना इधर जा रहा है, इसका मतलब आप क्या समझोगे कि ओ से भी ले सकता है। कौन? ए को अगर ब्लड की जरूरत होगी तो किससे किससे लेगा, तो ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति से लेगा और ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति से लेगा। इसी तरह से ब्लड ग्रुप ए और ओ से ले सकता है ना। तो इन सब के बारे में ये भी है, जैसे ए बी को जरूरत हुई तो केवल ए बी से ले सकता है। भाई ए बी को अगर जरूरत हुई तो केवल किससे ले सकता है, देखिए सॉरी, अगर ए बी को जरूरत हुई तो ए बी से ले सकता है, ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है, फिर उसके बाद बी मतलब सबसे ले सकता है। ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति को यदि ब्लड की जरूरत हुई तो किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से लेगा, सबसे ले सकता है। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, सर्वग्राही। मतलब जितने भी अदर ब्लड ग्रुप हैं सभी ब्लड ग्रुपों से ये क्या कर सकता है, ब्लड ले सकता है। लेकिन अगर ओ को जरूरत हुई तो केवल और केवल ओ से ही लेगा, ओ को जरूरत हुई तो केवल और केवल ओ से लेगा। तो इन सब के बारे में हमने जान लिया है पिछले लेक्चर में। अब हमें क्या बताना है, इसके आगे आगे कुछ पॉइंट्स है, आइए उसको भी देख लेते हैं। कि हमने सुना है कि किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, है ना। इन सब के बारे में तो ये पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये सब क्या होता है, तो आइए थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो पॉजिटिव एक्चुअली क्या है, ये भी फैक्टर्स हैं, ये भी एक प्रोटीन ही उपस्थित होते हैं हमारी आरबीसी सेल्स पर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आरएच फैक्टर की बात करते हैं, किसके, आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर को आरएच कारक ही कहेंगे, क्या, आरएच कारक। ऐसा देखेंगे इसका नाम है क्या, आरएच कारक और आरएच फैक्टर, दोनों बात एक ही, ठीक है। आरएच फैक्टर की जो खोज की गई थी ये 1940 ईस्वी में, कब, 1940 ईस्वी में लैंड स्टीनर, जो कि आपको पता होगा कि लैंड स्टीनर क्या है, ब्लड ग्रुप के खोज करता है ना। कौन कौन से ब्लड ग्रुप खोजा था इन्होंने, तो ए बी और ओ खोजा था, ठीक है। लैंड स्टीनर तथा वीनर, लैंड स्टीनर तथा वीनर ने मिल करके, लैंड स्टीनर तथा वीनर नामक दोनों वैज्ञानिकों ने मिल करके 1940 ईस्वी में रीसस प्रजाति के बंदर पर, रीसस, ध्यान रहे रीसस किसी बंदर का नाम नहीं है, रीसस ये प्रजाति का नाम है। रीसस किसी प्रजाति का नाम है, वो भी ये प्रजाति किसकी है, तो बंदर की प्रजाति है। रीसस प्रजाति के बंदर पर खोज की थी, है ना। तो अब यहाँ पर कैसे खोज की थी, तो रीसस प्रजाति के बंदर की आरबीसी सेल्स को इन दोनों लोगों ने उठाया। किस बंदर की आरबीसी सेल्स को उठाया, क्या, आरबीसी सेल्स को उठाया और उसको देखा कि उसके आरबीसी सेल्स पर, इस बंदर के आरबीसी सेल्स पर एंटीजन के अलावा एक और, मतलब ग्लोबुलिन प्रोटीन, जो ग्लोबुलिन प्रोटीन का बना होता था, उसके अलावा भी क्या था कि इस आरबीसी सेल्स पर यहाँ पर कुछ और अदर कण देखे गए। किसके द्वारा, तो लैंड स्टीनर और वीनर के द्वारा। इन्होंने देखा कि यहाँ पर एक डी एंटीजन उपस्थित था, क्या उपस्थित था, डी एंटीजन। ध्यान रहे कि एंटीजन हमेशा आरबीसी सेल्स पर होता है और एंटीबॉडी हमेशा प्लाज्मा सेल्स पर होता है, ठीक है। तो डी एंटीजन उपस्थित था, इसी डी एंटीजन को इन्होंने आरएच एंटीजन भी कहा था, क्या कहा था, आरएच एंटीजन भी कहा था। कि रीसस प्रजाति के बंदर की आरबीसी सेल्स को इन्होंने उठाया और उनकी आरबीसी सेल्स के आउटर मेम्ब्रेन को जब उठा करके इन्होंने देखा तो ये ए बी ओ और ए बी एंटीजन के अलावा भी इस पर एक और अलग एंटीजन उपस्थित था, जिसका नाम इन्होंने डी एंटीजन दिया था या फिर आरएच एंटीजन दिया था। तो इन्होंने क्या कहा कि जिस बंदर के या फिर जिस प्रजाति में ये डी एंटीजन या फिर आरएच एंटीजन उपस्थित होंगे, उसका जो ब्लड ग्रुप होगा उसका ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव होगा। क्या होगा कि अगर यहाँ लिखेंगे, अगर किसी बंदर के या फिर व्यक्ति के आरबीसी सेल्स में, अगर आरबीसी सेल्स में आरएच एंटीजन
RH एंटीजन प्रेजेंट है तो RH एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा भैया, वो पॉजिटिव होगा, है ना। वो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब क्या समझे, मान लेते हैं कि ये आरबीसी सेल्स पर कौन से एंटीजन, इसके अलावा डी एंटीजन के अलावा और क्या उपस्थित है, तो ए एंटीजन उपस्थित है, ठीक है। डी एंटीजन के अलावा भी इस आरबीसी सेल्स पर कौन सा एंटीजन उपस्थित है, तो हमने कह दिया भैया ए एंटीजन उपस्थित है। तो ए एंटीजन भी और डी एंटीजन भी दोनों को जब देखा गया, दोनों ही पाए गए आरबीसी सेल्स पर, तो कहा गया कि इस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वो तो ए है ही, और उसके बाद डी एंटीजन की उपस्थिति के कारण ए पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप है। क्या, कैसा ब्लड ग्रुप है, ए पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप है। अब इस तरह से अगर बी होता तो बी पॉजिटिव होता, अगर ए होता, और एक बात ध्यान रखें, ए पॉजिटिव की बात तो समझ में आ गई अगर डी एंटीजन उपस्थित था, लेकिन अगर यही डी एंटीजन उस आरबीसी सेल्स पर नहीं उपस्थित है, डी एंटीजन या फिर RH एंटीजन नहीं उपस्थित है, तो आप क्या बताओगे कि उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जो है वो भैया वो ये पॉजिटिव नहीं है, वो क्या है, निगेटिव है, ठीक है। तो अगला पॉइंट यहाँ पर आप ये लिखेंगे कि यदि डी एंटीजन उपस्थित नहीं है तो डी एंटीजन उपस्थित नहीं है तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, तो ब्लड ग्रुप निगेटिव होगा। ब्लड ग्रुप कैसा होगा, तो ब्लड ग्रुप निगेटिव होगा, है ना। ब्लड ग्रुप कैसा होगा, तो ब्लड ग्रुप निगेटिव होगा। अगर डी एंटीजन उपस्थित है, RH एंटीजन उपस्थित है, तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर डी एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो ब्लड ग्रुप निगेटिव होगा। ध्यान रखें, अगर डी एंटीजन उपस्थित है, RH एंटीजन की उपस्थिति है आरबीसी सेल्स पर, तो आप कहोगे उसका जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है, और अगर नहीं है तो RH से निगेटिव, मतलब उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, तो निगेटिव होगा, ठीक है। तो मतलब पॉजिटिव होने का मतलब और नेगेटिव होने का अर्थ समझ में आया। ये एक RH फैक्टर है जिसकी खोज कहाँ पर की गई थी, RH प्रजाति नामक एक बंदर में की गई थी, ठीक है। अब यहाँ से हमें हमारा क्वेश्चन क्या पूछता है, देखना है ये कि जो सबसे ज़्यादा, मतलब हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा, मतलब लगभग व्यक्तियों में, हमारे इस धरती पर जो जितने भी व्यक्ति रहते हैं उन सभी व्यक्तियों में क्या RH पॉजिटिव ज़्यादा पाया जाता है या फिर RH नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप ज़्यादा पाया जाता है। तो आपको बताना है कि धरती पर या फिर संसार में, है ना, धरती पर RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति ज़्यादा मिलते हैं, वाले व्यक्ति ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा पाए जाते हैं। यदि सभी संख्या को अगर 100% के रूप में हम डिनोट करें जनसंख्या को, तो हम कहेंगे कि इस 100% में से लगभग 85% जो होगा वो उनका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और लगभग जो 15% लोग बचे तो उनका जो ब्लड ग्रुप होगा भैया वो निगेटिव होगा। कैसा होगा, वो ब्लड ग्रुप निगेटिव होगा। समझे क्या, समझना यह है कि अगर टोटल जनसंख्या को 100% मान लेते हैं तो उनमें से 85% लोग क्या होंगे, 85% लोगों का जो ब्लड ग्रुप मिलेगा आपको वो कैसा मिलेगा, वो पॉजिटिव मिलेगा। उसके बाद अदर जो 50% के आसपास है ये क्या मिलेगा, उनका ब्लड ग्रुप निगेटिव मिलेगा। अब हाँ, यहाँ पर हमें बात ये ध्यान रखनी है कि ब्लड ग्रुप के पॉजिटिव और निगेटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क का मतलब ये है कि स्वास्थ्य पर, जैसे आप कहो कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव ना होकर के नेगेटिव हो जाता है या फिर नेगेटिव ना होकर के पॉजिटिव हो जाता है, तो ऐसे में उसके स्वास्थ्य पर कोई इफेक्ट पड़ सकता है, तो बिल्कुल नहीं, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं वहाँ पर अप्लाई होती हैं, वो हम कहेंगे, अभी जान लेते हैं कैसे अप्लाई होती हैं। तो यहाँ पर हमने बताया कि सबसे ज़्यादा जो ब्लड ग्रुप लगभग पाया जाता है वो RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति का होता है ना, या फिर कहेंगे कि RH पॉजिटिव जो, या फिर कह सकते हैं कि सभी लगभग 85% व्यक्तियों का जो ब्लड ग्रुप होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। इतनी सी बात आप जो समझ गए। अब हमें क्या ध्यान देना है कि इस RH पॉजिटिव के स्थान पर, जैसे कि भाई ब्लड ग्रुप यहाँ पर लेने और फिर देने की बात हो रही थी, मतलब अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A है, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A है, तो इसे अगर ब्लड के मतलब लेने की जरूरत पड़ी, मतलब इसे क्या करेंगे, रिसीव करने की जरूरत हुई, है ना, रिसीव करने की जरूरत है। अगर किसी ब्लड ग्रुप A वाले व्यक्ति को
अदर एक्स्ट्रा किसी व्यक्ति से ब्लड ग्रुप को लेने की जरूरत हो या फिर ब्लड को लेने की जरूरत हो तो या किससे लेगा, तो हमने बताया था ये किससे ब्लड ले सकता है, या तो ए से ले सकता है या फिर ओ से ले सकता है ना। किससे किससे ले सकता है, ये ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति या तो ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति से ले सकता है या फिर किस व्यक्ति से ले सकता है, तो ओ वाले व्यक्ति से ले सकता है। अच्छा यहाँ पर ये तो नॉर्मल सी बात है, हमें समझ में आती है, लेकिन अगर यही पॉजिटिव हम लगा दें, क्या लगा दें, पॉजिटिव, मान लेते हैं कि इस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप था वो पॉजिटिव है, इस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है जिसे ब्लड की रिक्वायरमेंट है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है, तो वो किससे लेगा, क्या वो ए पॉजिटिव ले सकता है या फिर ए पॉजिटिव से ना ले करके ए निगेटिव से ले सकता है या फिर ओ निगेटिव से ले सकता है, इन सब के बारे में हमें जानना है। तो ठीक है, इसके बारे में एक छोटा सा स्ट्रक्चर क्या है, एक 2 लाइन की पंक्ति है उसको भी जान लेते हैं। ठीक है, RH पॉजिटिव, ठीक है, RH पॉजिटिव को अगर डोनेट की जरूरत होती है, क्या डोनेट करता है, RH पॉजिटिव अगर डोनेट का मतलब ये समझिए कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, AB पॉजिटिव है, O पॉजिटिव है और उससे किसी दूसरे व्यक्ति को ब्लड देने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ब्लड देने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो ये किसको ब्लड देगा, तो हम कहेंगे कि ये ब्लड देगा केवल और केवल RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ब्लड देगा। किसको ब्लड देगा, RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ब्लड देगा। ध्यान रहे कि अगर RH पॉजिटिव या फिर जिस व्यक्ति के ब्लड में डी एंटीजन उपस्थित है वो किसको ब्लड देगा, तो डी एंटीजन उपस्थित होने वाले व्यक्ति को ब्लड देगा। ठीक है, अगर अगला पॉइंट यहाँ से देखें, अगर RH निगेटिव है, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव है और RH पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव अभी ये डोनेट कर लेते हैं और एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं। अब एक्सेप्ट करने की बात करें कि ये अगर RH पॉजिटिव वाले ही व्यक्ति को ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है कि उसे ही ब्लड लेना पड़ जाए, तो किससे ब्लड लेगा, तो हम कहेंगे कि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप में डी एंटीजन पॉजिटिव हो या फिर डी एंटीजन नहीं भी हो, उन सब से ब्लड ले सकता है। किससे ब्लड ले सकता है, RH पॉजिटिव वाले और RH निगेटिव दोनों व्यक्तियों से ले सकता है। किससे ले सकता है, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है तो उससे अगर ब्लड लेने की जरूरत पड़ी, एक्सेप्ट करने की जरूरत पड़ी, तो किससे ले सकता है कि RH पॉजिटिव हो या ना हो कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ले सकता है। ठीक है, RH पॉजिटिव से भी ले सकता है, RH निगेटिव से भी ले सकता है। ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं अगला पॉइंट कि RH निगेटिव वाले व्यक्ति को अगर डोनेट करना पड़ जाए ब्लड, क्या करना पड़ जाए, डोनेट करना पड़ जाए ब्लड, तो किसको डोनेट करेगा, ये RH पॉजिटिव और RH निगेटिव दोनों को डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा भैया, RH पॉजिटिव और RH निगेटिव दोनों व्यक्तियों को ब्लड डोनेट कर सकता है। ध्यान रहे ये डोनेट करेगा RH पॉजिटिव वाला तो केवल RH पॉजिटिव को, लेकिन RH निगेटिव वाला अगर डोनेट करेगा तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को डोनेट कर सकता है। क्या समझे कि RH पॉजिटिव मतलब, RH का मतलब यही, अगर उस व्यक्ति के ब्लड में डी एंटीजन है तो वो डी एंटीजन उपस्थित होने वाले व्यक्ति को भी और ना उपस्थित होने वाले व्यक्ति को भी अपना ब्लड दे सकता है। ठीक है, अब इस तरह से अगर RH निगेटिव वाले व्यक्ति को अगर जरूरत ही पड़ गई, एक्सेप्ट करने की जरूरत पड़ गई या फिर किसी व्यक्ति से अलग एक्स्ट्रा खून लेने की जरूरत पड़ेगी तो किससे ले सकता है, तो केवल RH निगेटिव वाले ही व्यक्ति से ले सकता है। ठीक है, तो इन चारों बातों को आप ध्यान रखेंगे, आंसर आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को, मान लेते हैं कि जिसका ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव था, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है, तो वो किस व्यक्ति से या फिर किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। क्या रक्त लेने की बात आई, देखें रक्त लेने की बात आई, जैसे B पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर हम मान लेते हैं किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है, वो B पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसे क्या हुई, एक्सेप्टेशन की जरूरत आ गई, मतलब इसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि ये किससे ब्लड ले सकता है, तो यहाँ पर लिखा है D पॉजिटिव और D नेगेटिव दोनों से ब्लड ले सकता है। मतलब क्या, B पॉजिटिव और फिर B नेगेटिव से तो ब्लड ले ही सकता है, उसके बाद B और किससे ब्लड लेता है, तो हम कहेंगे O पॉजिटिव और फिर O नेगेटिव से भी ब्लड ले सकता है। किससे ब्लड लेता है, B और O से ही तो ब्लड ले सकता है, तो इसका मतलब आप क्या कहोगे कि B पॉजिटिव और B नेगेटिव तथा O पॉजिटिव और O नेगेटिव वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसके ब्लड में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई भी क्लस्टर नहीं बनेगा, कोई क्लम्पिंग नहीं होगी ब्लड की, कोई रक्त का थक्का नहीं बनेगा, वो व्यक्ति सर्वाइव कर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि वो व्यक्ति अगर ऐसा मतलब ब्लड ले सकता है तो उसके व्यक्ति में उसके शरीर में कोई इंजरी हो सकती है, तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो B पॉजिटिव वाला व्यक्ति किससे ब्लड ले सकता है, B पॉजिटिव और नेगेटिव से, O पॉजिटिव और O नेगेटिव से ले सकता है। इस तरह से मान लेते हैं कि अगर AB पॉजिटिव का व्यक्ति है और उसे ब्लड लेने की जरूरत पड़ गई, ठीक है, उसे
ब्लड लेने की जरूरत पड़ गई तो किससे किससे ब्लड लेगा। तो सबसे पहले बात हमें यही ध्यान रखनी है कि AB जो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो किससे किस ग्रुप से ब्लड ले सकता है। तो हम कहेंगे A से ब्लड ले सकता है, B से ब्लड ले सकता है, AB से ब्लड ले सकता है और O से ब्लड ले सकता है। यही ना बात हुई। अगर AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्त लेने की जरूरत पड़ जाए तो किससे किससे A ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ले सकता है, B से ले सकता है, AB से ले सकता है और O से ले सकता है। लेकिन रही बात क्या कि पॉजिटिव की बात आती है और पॉजिटिव क्या एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पर हम कहेंगे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब A पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से एक्सेप्ट करेगा, B पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से एक्सेप्ट कर लेगा, AB पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से एक्सेप्ट कर लेगा और O पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से एक्सेप्ट कर लेगा। ध्यान रहे AB पॉजिटिव को अगर रक्त की जरूरत पड़ जाती है तो ये सबसे ले सकता है। मतलब हम कहेंगे कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव सबसे ब्लड ले सकता है। AB पॉजिटिव वाला व्यक्ति अगर उसे रक्त लेने की जरूरत पड़ जाए तो ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ब्लड ले सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर लेकिन यहीं पर हम कह दें कि AB पॉजिटिव AB निगेटिव वाले व्यक्ति को, ठीक है, पॉजिटिव नहीं, हाँ निगेटिव नहीं, पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ब्लड को डोनेट करने की जरूरत पड़ जाती है। क्या करनी पड़ जाती है, ब्लड को डोनेट करना पड़ता है। मतलब क्या कि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है और उससे किसी दूसरे व्यक्ति को ब्लड देना है, किसको दे सकता है। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे कि AB वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, तो केवल AB को दे सकता है। ध्यान रहे AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको दे सकता है, तो केवल AB को दे सकता है। और पॉजिटिव वाला अगर डोनेट करेगा तो केवल पॉजिटिव को डोनेट करेगा, नेगेटिव को कतई नहीं करेगा। क्या होगा कि अगर नेगेटिव को डोनेट करता है तो इसके शरीर में क्या बनता है, वही क्लम्पिंग वाली क्रिया फिर से स्टार्ट हो जाती है और उसका जो ब्लड रहेगा वो क्या क्लस्टर बन जाएगा या फिर उसका ब्लड जम जाएगा और व्यक्ति की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो अगर AB पॉजिटिव वाला व्यक्ति है और उसे ब्लड डोनेट करने की जरूरत पड़ जाती है तो किसको डोनेट करेगा, तो केवल AB पॉजिटिव वाले व्यक्ति को। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी RS फैक्टर के बारे में। लेकिन अब यहाँ पर हम कुछ और आपको इम्पोर्टेंट बातें बताते हैं। क्या बातें हैं वो बातें ये है कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप हो पॉजिटिव और निगेटिव होना उसके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन महिलाओं पर इसका थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। वो भी कौन सी महिलाएं, जो प्रेग्नेंट होती हैं उनके संबंध में। ध्यान देंगे क्या है कि जैसे मान लेते हैं माना माता, यहाँ पर हम लिख रहे हैं माता और यहाँ पर लिख रहे हैं पिता। ठीक है, माता और पिता। अगर माता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और पिता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, ध्यान रखेंगे, अगर माता का या फिर जन्म देने वाली माता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और पिता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो क्या जो जन्म लेने वाला बच्चा होगा, ध्यान रहे ये माता ऐसी है जिसके गर्भ में अभी बच्चा पल रहा है। ठीक है, तो अगर इसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और इसके पिता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो जो जन्म लेने वाला बच्चा होगा, एम्ब्रॉय होगा, उसके शरीर पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो कहोगे कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं होगा। हम यहाँ पर, अच्छा ठीक है, ये माता होगी, ये पिता होगी और यहाँ पर लिख दे रहे हैं जन्म लेने वाला बच्चा। ठीक है, जन्म लेने वाला बच्चा। ठीक है, ये आप समझेंगे क्या कि अगर माता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और पिता का ब्लड ग्रुप क्या हो, नेगेटिव हो, माता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, पिता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो, तो जन्म लेने वाला बच्चा क्या जीवित रहेगा या मर जाएगा, इसके बारे में बात होगी। तो जीवित रहेगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, जीवित रहेगा। लेकिन इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो इसका ब्लड ग्रुप भैया पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो हम कहेंगे 50% चांसेस रहते हैं, 50% दोनों चांस हो सकते हैं। मतलब क्या कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अधिकतर जो जन्म लेने वाला बच्चा होता है उसका जो ब्लड ग्रुप होता है वो पिता पर जाता है। किस पर निर्भर करता है, पिता के ब्लड ग्रुप पर निर्भर करता है। मतलब ज़्यादातर जो संभावना बनेगी वो पिता का ब्लड ग्रुप अर्थात नेगेटिव होने की संभावना बनेगी, लेकिन पॉजिटिव भी हो सकता है। ध्यान रहे, हम टोटली पूर्ण रूप से यही नहीं कह सकते हैं कि इस बच्चे का जो मतलब ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा या फिर वो निगेटिव होगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव में से अगर संभावना व्यक्त की जाए तो सबसे अधिक संभावना किसकी होगी, तो अधिक संभावना निगेटिव होने की होगी, है ना। किसकी संभावना होगी, अधिक संभावना निगेटिव वाले की होगी।
कि उसका ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो ब्लड ग्रुप निर्भर करता है वो पिता के ब्लड ग्रुप पर निर्भर करता है। ठीक है, अब इस तरह से मान लेते हैं कि अगर माता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और पिता का ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव हो जाए, अगर माता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और पिता का भी ब्लड ग्रुप क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो जन्म लेने वाले बच्चे पर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या बच्चा जीवित रहेगा गर्भ में या फिर मर जाएगा? तो हम कहेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं, बच्चा जीवित रहेगा ना। तो यहाँ पर फिर वही लिखेंगे कि कोई प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं होगा, ध्यान रहे, कोई प्रभाव नहीं होगा। तो अब इसका जो ब्लड ग्रुप होगा बच्चे का वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, 100% आशा है। ठीक है, 100% आशा है, या फिर हम कहेंगे 100% आशा के रूप में कहेंगे कि जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि पिता का भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और माता का भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव। इस तरह से अगर कहेंगे कि यहाँ पर माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है और पिता का भी ब्लड ग्रुप नेगेटिव आ जाता है, माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव और पिता का भी ब्लड ग्रुप नेगेटिव, तो जन्म लेने वाला बच्चा क्या जिएगा या फिर मर जाएगा? तो हम कहेंगे कि कोई प्रभाव नहीं होगा, अर्थात बच्चा जीता रहेगा, जीवित रहेगा ना, कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। और जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा भी वो नेगेटिव होगा। ठीक है, जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा वो नेगेटिव होगा, मतलब बच्चे के शरीर पर हम कहेंगे कोई पर इफेक्ट नहीं होगा, बच्चे के शरीर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो जीवित रहेगा। और अगर पिता का भी ब्लड ग्रुप नेगेटिव, माता के का भी ब्लड ग्रुप नेगेटिव, तो बच्चे का भी ब्लड ग्रुप क्या होगा? नेगेटिव होगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है, कंडीशन ये है, अगर माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव और पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाता है, ध्यान रहे, अगर माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव और पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आ जाता है तो खतरा बढ़ जाता है, खतरा वहीं पर बढ़ जाता है। तो वहां पर हम कहेंगे दंपति को या फिर गर्भवती माँ को कहेंगे कि सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ जाती है। क्या? अगर उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और पिता का ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है, उसके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव पड़ जाता है, तो वहाँ पर सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन क्या होगा कि इनकी जो पहली संतान होगी, इनकी जो पहली संतान मतलब कि नेगेटिव माता और पॉजिटिव पिता की जो पहली संतान होगी वो तो जीवित रहेगी। क्या होगी? वो जीवित हो जाएगी। ध्यान रहे, यही क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है बार बार, यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि अगर माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव और पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाता है तो क्या होगा? क्या उसकी जो जन्म लेने वाली संतान होगी वो जीवित रहेगी या मर जाएगी? तो आपको बताना रहेगा कि पहली संतान जीवित रहेगी, लेकिन पहली संतान जो होगी वो तो जीवित रहेगी, पहली संतान जो रहेगी वो तो जीवित रहेगी, लेकिन पहली संतान के बाद जितनी भी संतानें वो लोग करेंगे वो हम कहेंगे कि वो एक भी जीवित नहीं रहेंगे, पहली को छोड़ करके सभी माता के पेट में ही मर जाएंगे। क्या समझे कि अगर माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव और पिता का पॉजिटिव हो जाता है तो इनकी पहली संतान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन इसके बाद पहले के बाद जो दूसरी, तीसरी, पांचवी, छठी जो भी हो तो इन पर वे सभी एक भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, एक भी जीवित नहीं रह पाएंगे। किस कंडीशन में? अगर माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव और पिता का पॉजिटिव। अब इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में क्या करना होगा कि जैसे ही इन दोनों दंपतियों की पहली संतान हुई तो अब क्या करना रहेगा कि जो जन्म देने वाली यहाँ पर उनकी पत्नी है या फिर बच्चे की माँ है, इसको जा करके हम कहेंगे कि यहाँ पर इन्हें एक इंजेक्शन लगवाना होगा दूसरे बच्चे के लिए। किसके? कौन सा इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा? एंटी-आरएच का, एंटी-आरएच फैक्टर का, एंटी-आरएच फैक्टर। अब ये एंटी-आरएच फैक्टर क्या है? तो ये हम कहेंगे एक प्रकार का एंटीबॉडी बन जाती है। क्या? एंटीबॉडी। अभी समझते हैं थोड़ा सा और। एंटीबॉडी का इंजेक्शन इन्हें जाकर के लगवाना पड़ेगा और तब दूसरी संतान जो होगी वो जीवित तो हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं कि क्यों पहली संतान सर्वाइव कर जाती है और दूसरी संतान क्यों मर जाती है, दूसरी, तीसरी, चौथी क्यों मर जाती है? तो बात ये हो जाती है कि अगर माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव और पिता का पॉजिटिव, तो इसका मतलब जो उनके गर्भ में पलने वाला बच्चा होगा उसका भी ब्लड ग्रुप, हमने क्या बताया कि बच्चे का जो ब्लड ग्रुप निर्धारित होता है वो लगभग पिता के ब्लड पर निर्भर करता है। मतलब बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो पॉजिटिव होगा, बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि पिता का ब्लड ग्रुप क्या है? पॉजिटिव है। पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो जो जन्म लेने वाला या फिर भ्रूण होगा, जो एम्ब्रॉय होगा, उसका जो मतलब ब्लड होगा वो भी पॉजिटिव होगा। अब ध्यान रहे कि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव दोनों एक में जब मिलते हैं, जब एक में मिलते हैं
तो माता के शरीर से, या फिर हम कहेंगे कि जैसे ऐसे हम समझ लेते हैं कि जैसे हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम है या फिर इम्यून सिस्टम है वो क्या पूरी की पूरी तरह से हमारे ब्लड पर निर्भर करती है। ब्लड में कितनी WBC है, वही WBC ही हमारे शरीर की प्रतिरक्षा या फिर रोग प्रतिरक्षा प्रणाली बनाती है। क्या होगा कि ये रोग प्रतिरक्षा प्रणाली का काम क्या होता है, एक तरह से हमारे शरीर को सुरक्षित सिक्योरिटी प्रदान करती है। अब कैसे सिक्योरिटी प्रदान करती हैं कि जैसे ही बाहर से कोई मतलब हानिकारक पदार्थ या वायरस या बैक्टीरिया अगर हमारे शरीर में एंटर करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे शरीर के लिए जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं या वायरस हैं अगर हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं तो उनके लिए, उनसे लड़ाई करने के लिए, उन्हें हराने के लिए, उन्हें मारने के लिए हमारे शरीर की जो WBC है, WBC के सेल्स जो हैं वो क्या करती हैं, वो आगे बढ़ती हैं तुरंत उन्हें खा जाने के लिए आगे बढ़ती हैं। तो क्या होता है कि उस बैक्टीरिया को, हानिकारक बैक्टीरिया या फिर वायरस को तुरंत वो वहीं पर ख़त्म कर देती हैं। और अगर नहीं भी ख़त्म कर पाती हैं तो ख़त्म करने की कोशिश करती हैं, और अगर नहीं ख़त्म हो पाता है तो होता क्या है कि हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है। तो बात क्या समझे कि जैसे ही शरीर में कोई मतलब विषम जाति का वायरस या बैक्टीरिया एंटर किया तो हमारे शरीर में हलचल मच जाती है। जो भी WBC हैं वो उस वायरस से या फिर उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए तत्पर आगे बढ़ती जाती हैं। मतलब उसको ख़त्म करना है तो ख़त्म करना है, आगे बढ़ती हैं उससे लड़ने के लिए। अब क्या हुआ, ध्यान ये देना कि माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव और ये बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव। माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। अब ऐसे में ये क्या होगा कि ये पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप जब माता के ब्लड ग्रुप से मिलता है तो यहाँ पर इन दोनों का बेमेल संधि, मतलब यहाँ पर कोई जोड़ नहीं होता, ये इनके मतलब लायक नहीं है। तो क्या होगा कि ये एज ए फॉरेन पार्टिकल काम कर जाते हैं। कौन, ये जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा, बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो एज ए फॉरेन पार्टिकल के रूप में, मतलब क्या, वही हम कहेंगे कि शरीर के लिए हानिकारक है, शरीर के लिए क्या हार्मफुल है, एज ए फॉरेन पार्टिकल के रूप में काम कर जाता है। तो इसका मतलब माता के शरीर से जो इनकी WBC जो होगी वो तुरंत एक्टिव हो जाती हैं, और फिर एक्टिव होने के कारण से इनको क्या करना चाहती हैं, डेड करना चाहती हैं। इनको क्या करना, इनको खा जाना चाहती हैं। लेकिन होता क्या है कि पहली बार में इतनी अधिक मात्रा में यहाँ पर इनके शरीर में, माता के शरीर में कहेंगे कि WBC का निर्माण नहीं हो पाता है। इसके प्रति ध्यान रहे, इस RH पॉजिटिव वाले या फिर कहेंगे कि पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप के प्रति क्या माता के शरीर में उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाती है। तो क्या हुआ कि बच्चा जो है वो पहली संतान उनकी जीवित हो जाती है। मतलब क्या कि माता की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बच्चे के इस ब्लड को खा नहीं पाए, बच्चे के ब्लड को जमा नहीं पाए, ब्लड का क्लस्टर नहीं बना पाए। तो इसका मतलब बच्चे का जो ब्लड है वो उसी तरह से एकदम नॉर्मल केस में रह गया, तो उस बच्चा क्या हो गया, जीवित हो गया। लेकिन अब इनके प्रति यहाँ पर माता के शरीर में क्या हो जाते हैं, एंटीजेंस उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, क्या उपस्थित हो जाते हैं, यहाँ पर हम कहेंगे इनको खाने के लिए, इनको मारने के लिए यहाँ इस माता के शरीर में अब प्रतिरक्षित पदार्थ बन जाते हैं, अब क्या होगा कि जैसे ही दूसरा पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप माँ के शरीर में आया, कहेंगे कि दूसरी संतान इन्होंने कोशिश की, तैसे ही क्या होगा कि माता के शरीर में तो पहले से ही बना रखा है, अब ये खत्म नहीं होगा, ये जाकर के तुरंत अटैक करेगा इसके शरीर पर और इनका जो ब्लड ग्रुप है उसको शून्य कर देगा। शून्य करने का मतलब क्या है कि इनका क्लस्टर बना देगा और इनकी जो सेल्स हैं उनको मार देगा। और जब सेल्स मर जाएंगी तो बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा। जैसे ही सेल्स मर जाएंगे तो बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा, बच्चे की डेथ हो जाएगी। अब ऐसे ही कितने भी बच्चे करेंगे वो सबके डेथ हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा कि अब यहाँ पर एंटीबॉडी या फिर anti-RH जब इंजेक्शन माँ को दे दिया जाता है, मतलब पहली संतान के बाद, तो इनके शरीर में इनके प्रति जो प्रतिरक्षी पदार्थ बने हुए थे वो क्या होंगे, वो इस इंजेक्शन के द्वारा मार दिए जाते हैं, इसका मतलब यहाँ पर जो भी प्रतिरक्षित पदार्थ बना था वो फिर से खत्म हो गया। मतलब अब फिर आगे आने वाली जो संतान होगी वो क्या हो सकती है, वो सरवाइव कर सकती, वो जीवित हो सकती। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान इन्हें रखना पड़ता है।
हाँ, यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यही बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। आप क्या बात ध्यान रखोगे कि अगर RH निगेटिव माता है और RH पॉजिटिव पिता हो गया, तो ऐसे में उनकी पहली संतान तो जीवित रहेगी, लेकिन इसके बाद की जो भी संतानें होंगी वो एक भी जीवित नहीं रह पाएंगे। तो ठीक है, इतनी सी बातें हम RH पॉजिटिव से या फिर RH फैक्टर से। अब आशा करते हैं कि आप ये भी समझ गए होंगे। इस तरह से देखें तो हमारे ABO सिस्टम में कुल कितने ब्लड ग्रुप मिल गए, तो कुल 8 ब्लड ग्रुप मिले, ठीक है। A पॉजिटिव, A निगेटिव, B पॉजिटिव, B निगेटिव, तो इस तरह से करके कितने ब्लड ग्रुप मिले, 8, ठीक है। इतनी सी बात है। अब अगला टॉपिक ये है, जान लेते हैं यहीं पर। टॉपिक ये है कि जैसे कि माता का ब्लड ग्रुप अगर A है, माता का ब्लड ग्रुप A है, पिता का ब्लड ग्रुप B है, तो आने वाली जो संतान है उनका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, हमें इसी बात के बारे में जानकारी लेनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे संतानों में संभावित वर्ग, संतानों में संभावित रुधिर वर्ग। ध्यान रहे ये बातों का, क्या करना है कि हमसे क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर पिता का ब्लड ग्रुप A है, माता का ब्लड ग्रुप B है, तो उनके आने वाली जो संतान होगी वो क्या होगी, उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, तो इसके बारे में हमें बताना पड़ता है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है, माता, मान लेते हैं कि ये माता है और इधर पिता है, ठीक है, माता है और पिता है। क्या कि संभावित ब्लड ग्रुप कैसे हो सकता है, लेकिन वो भी बच्चों में, संतानों में। मान लेते हैं कि माता का ब्लड ग्रुप A है और पिता का ब्लड ग्रुप भी A है। माता का ब्लड ग्रुप A है, पिता का भी ब्लड ग्रुप A है, तो जो संतान इनके द्वारा जन्मी जाएगी वो संतान का ब्लड ग्रुप कैसा होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर O और O ब्लड ग्रुप से मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है। पता करने के लिए, संभावित पता करने के लिए कि संतानों का जो ब्लड ग्रुप होगा वो कैसा होगा, पता करने के लिए आप क्या करोगे कि O से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दोगे। उसके बाद अब क्या है कि एक O से और इधर मल्टीप्लाई किया, मतलब एक जैसा मल्टीप्लिकेशन की डायरेक्ट प्रोसेस होती है। जैसे हम 35 गुणा क्या कर रहे हैं, 34 कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कर सकते हैं क्या, चलो ठीक है, ऐसा अगर हम लिख दें क्या, x + 5 लिख देते हैं। x + 5 को मल्टीप्लाई करना हमें 34 से, तो हम क्या कर सकते हैं कि x × 34 करेंगे एक बार, फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे 5 × 34 करेंगे एक बार, तो हमें हल मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर जस्ट यही तरीका यहाँ पर भी अपनाना है, क्या कि तरीका हमें अपनाना है कि अगर O है तो A माता का भी है और A पिता का भी है, तो आपको क्या लिखना है, O यहाँ पर, O यहाँ पर। अब O को मल्टीप्लाई कराएंगे O से, तो यहाँ पर डबल O मिल जाएगा। फिर O की मल्टीप्लाई A से कराएंगे तो OA मिल जाएगा। फिर इस तरह से A की मल्टीप्लाई O से कराएंगे तो O A और O मिल जाएगा। फिर A से मल्टीप्लाई A में कराएंगे तो A मिल जाएगा। ध्यान रहे, अब यहाँ पर जो सिंगल O है उनको कट कर देंगे, बाकी को उठा लेंगे। O है तो इसका मतलब O हो जाएगा, फिर A हो जाएगा, फिर A हो जाएगा, फिर यहाँ पर A हो जाएगा। सिंगल लिख लेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 केसेस बन गए हैं। अब इन 4 केसेस में से देख रहे हैं कि A ज़्यादा संभावना बन रही है। इसका मतलब क्या, इसको 3A कह सकते हैं, इसको O कह सकते हैं। अब हमें क्या देखना है कि जो जन्म लेने वाला बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, तो हम कहेंगे कि 75% संभावना होगी A ब्लड ग्रुप की और 25% संभावना होगी क्या, O होने की। क्या समझे आप ये समझे कि जो माता और पिता के द्वारा जन्मी जाने वाली संतान होगी उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो A तो होगा, लेकिन 75% संभावना किस ब्लड ग्रुप की होगी, A की, और 25% संभावना किसकी होगी, तो O की। एक बात हमें समझ में आई क्या कि अगर माता का ब्लड ग्रुप A है और पिता का क्या है, A है। अब इस तरह से दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर माता का ब्लड ग्रुप A है और फिर पिता का ब्लड ग्रुप B है, माता का ब्लड ग्रुप A है और पिता का B मान लेते हैं, तो आपको क्या करना, संतान का ब्लड ग्रुप कैसा होगा पता करना है। इस तरह से आप अपना भी ब्लड ग्रुप पता कर सकते हैं। अब क्या हो कि आपने O और O से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दिया। अब O से मल्टीप्लाई O में कराएंगे तो O मिल जाएगा, O से मल्टीप्लाई B में कराएंगे तो O भी मिल जाएगा, फिर A से O में कराएंगे तो यहाँ पर O और फिर A मिल जाएगा। उसके बाद A से B में मल्टीप्लाई करेंगे तो A भी मिल जाएगा। अब देखें जो सिंगल O है उसको कट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, O बचा, इसको भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर B बचा, फिर A बचा, फिर A भी बचा। अब देखो यहाँ पर चारों अलग अलग ब्लड ग्रुप हैं, चारों अलग अलग ब्लड ग्रुप हैं,
कब, किस स्थिति में, जब माता का ब्लड ग्रुप ए और पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो उस स्थिति में जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा वो क्या, ओ हो सकता है, बी हो सकता है, ए हो सकता है और ए भी हो सकता है। लेकिन इन चारों में से कौन ज्यादा संभावना होगी, तो भैया चारों में से ज्यादा संभावना हम किसी की नहीं कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि 4 ब्लड ग्रुप आ गए तो 25% संभावना सबकी कह सकते हैं। मतलब 25% संभावना ओ की होगी और 25% संभावना बी की हो सकती है, ए की हो सकती है और ए बी की हो सकती है। मतलब कि बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो कुछ भी हो सकता है, कुछ निर्धारित नहीं किया जा सकता। मतलब ये आप क्या आंसर दोगे कि 25% संभावना ओ, बी, ए और ए बी की हो सकती है। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल आप समझ गए। एक आध हम और लेकर के बता देते हैं, एक आधा हम और बता देते हैं। बस यही इतना है कि संतानों में ब्लड ग्रुप कैसा होगा, माता पिता के ब्लड ग्रुप के आधार पर। देखिए, अगर मान लेते हैं कि माता का ब्लड ग्रुप क्या हो जाए, बी हो जाए और पिता का ब्लड ग्रुप ओ हो जाए, माता का ब्लड ग्रुप बी और पिता का ब्लड ग्रुप ओ, तो फिर आने वाली संतान होगी उनका ब्लड ग्रुप कैसा होगा। अब वो क्या करना, ओ से मल्टीप्लाई, ओ से यहाँ पर ओ से ओ में कराएंगे तो ओ और ओ मिलेगा, फिर ओ से ओ, फिर ओ और ओ मिलेगा, फिर बी से ओ में तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ओ भी मिलेगा और बी से ओ में कराएंगे तो फिर वही ओ भी मिलेगा। ठीक है, सिंगल सिंगल ओ को आपको निकट कर दिया, ओ बी और फिर बी। ध्यान है, देखिए कि 50% संभावना ओ की, 50% संभावना ओ ब्लड ग्रुप की और 50% संभावना बी ब्लड ग्रुप की होने की है। कि अगर माता का ब्लड ग्रुप बी है और पिता का ओ है तो संतान जो होगी उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है और 50% मात्रा में और 85% मात्रा में बी का हो सकता है। तो इस तरह से कोई भी एग्जांपल दिया जाए आप सबका निकाल सकते हैं, जो भी क्वेश्चन चाहे जैसे क्वेश्चन पूछे आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में यही इतना था कि संतानों में संभावित रुधिर वर्ग कैसे पता किया जाता है, बस इतना ही क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप यहाँ पर हमारा समाप्त है, या फिर ब्लड के बारे में हमने जितनी भी बातें बताई इतनी ही मतलब काफ़ी है। अब अगला जो पॉइंट होगा, अगला जो चैप्टर होगा वो हम पढ़ेंगे क्या, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। अब ब्लड सर्कुलेशन में हमें पढ़ना पड़ेगा हार्ट के बारे में, हार्ट वर्क कैसे करता है, कहाँ पर होता है, क्या उसका काम होते हैं, वहाँ से इंपॉर्टेंट बातें क्या होती है, उन सब के बारे में हम जानेंगे, लेकिन वो भी अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.